इस अवस्था में अर्थव्यवस्था के आकर्षण का केंद्र, इस अवस्था में अर्थव्यवस्था के आकर्षण का केंद्र प्राथमिक उत्पादन से विनिर्माण की ओर, प्राथमिक उत्पादन से विनिर्माण की ओर अंतरण यानी ट्रांसफर की जाए। विनिर्माण की ओर अंतरण अर्थात ट्रांसफर, अंतरण अर्थात ट्रांसफर, ट्रांसफर की जाए। सेकंड फेज में क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अब यहां से ये ट्रांसफर होता है इस सेक्टर, अब ये प्रायोरिटी हो जाती है इससे। अब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, प्राइमरी सेक्टर को भी सपोर्ट मिलता है और टर्सरी सेक्टर को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस सेक्टर में जो लोग लगे वहां अगर इनके इनकम को इनहेंस किया जाता है तो इनकी बचत होगी, और ये बचत कहां फिर जाएगी, बैंकों में जाएगी। और यहाँ से जो मशीनों का उत्पादन होता है वो सप्लाई एग्रीकल्चर सेक्टर को होता है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे थ्रेशर हो, चाहे धान काटने की मशीन हो, धान रोपने की मशीन हो, ये जितनी भी कृषि यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसका उत्पादन तो इसी क्षेत्र में होता है ना। जब वो किसके तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ आता है तो इसकी भी क्षमता बढ़ जाती है। यानी हल बैल के बजाय अगर ट्रैक्टर से खेती की जाए तो उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जेनेटिकली मॉडिफाइड टर्मिनेटिंग सीड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन को कई गुना। तो ये सब कहां होता है, सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन तो सेकेंडरी सेक्टर में ही होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही होता है। तो अब ये जब सेक्टर बढ़ता है तो इस सेक्टर को भी बेनिफिट होता है और इस सेक्टर को भी बेनिफिट होता है। अब यहाँ पर बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने लगता है, जैसे जब किसी के पास धन नहीं होता है, कोई आय नहीं होती है, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है ना तो उसे अपना जीवन असुरक्षित लगता है। आमतौर पे अगर किसी के पास हैंड टू माउथ है, यानी कमाना है और खाना है, तो बड़ा LIC और पॉलिसी के बारे में सोच पाएगा, लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ती है तो LIC की जरूरत पड़ती है, यानी महसूस होने लगता है नहीं चलो LIC भी ले लेते। क्यों? क्योंकि अब आपकी कैपेसिटी हो गई, तब जीवन असुरक्षित लगने लगता है। लेकिन मजदूरों को दिन भर काम करना है, सो जाना है, उनको कहाँ चिंता है LIC की, पॉलिसी की, प्रीमियम की, इसकी उसकी, कोई चिंता नहीं। तो अब स्वाभाविक है कि जब आमदनी बढ़ेगी तो फिर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पर भी हम ध्यान देंगे, और वो किसकी क्षमता बढ़ाएगा, सर्विस सेक्टर का क्षमता बढ़ाएगा। तो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और GDP में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो ये सेकंड फेज है, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होता है, तो जब ये स्ट्रांग होता है इसका मतलब कि सेकेंडरी और टर्सरी और प्राइमरी कमजोर नहीं होता है, बल्कि उसकी स्थिति और बेहतर। अब आते हैं अवस्था 3। अवस्था 3 विकसित अर्थव्यवस्था। अवस्था 3 में क्या होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाती है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था।
विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, कारक उत्पादकता यानी फैक्टर प्रोडक्शन वृद्धि, कारक उत्पादकता वृद्धि विनिर्माण तक सीमित न हो रहकर विनिर्माण तक सीमित न रहकर सभी क्षेत्रों में फैले। सभी क्षेत्रों में फैले। रोजगार और राष्ट्रीय आय, रोजगार और राष्ट्रीय आय दोनों के लिए सेवाएं सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरती है। ये रोजगार और राष्ट्रीय आय दोनों के लिए सेवाएं सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरती है। श्रम के भाग के आधार पर, श्रम के भाग के आधार पर कृषि निम्नतम हो जाती है। श्रम के भाग के आधार पर कृषि निम्नतम हो जाती है। परंतु कृषि में श्रम उत्पादकता, परंतु कृषि में श्रम उत्पादकता बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ जाती है। बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ जाती है। देखिए इसको कैसे डिफाइन करें। ये क्या कह रहा है कि जो उत्पादकता, जो प्रोडक्शन है वो सेकेंडरी सेक्टर तक अब लिमिट नहीं रहता। सेकेंडरी सेक्टर तक ही वो लिमिट नहीं है, बल्कि अब वो चारों तरफ फैलने लगती है, स्कैटर्ड होने लगती है, स्कैटर्ड होने लगती है, चारों तरफ फैलने लगती है। और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के सहयोगी के रूप में ये क्षेत्र तेजी से उभरते हैं। नतीजा इसका ये होता है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सहभागी यानी लेबर फोर्स की जो सहभागी वो सबसे कम हो जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति श्रमिक उत्पादकता जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पर चली जाती है। नतीजा ये होता है कि कृषि क्षेत्र में कम होने के बावजूद खाद्यान्न की कमी नहीं। आज सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम है। लेकिन अगर उनकी संख्या कम कर दी जाए, उनकी संख्या कम कर दी जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता अगर बढ़ा दी जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उत्पादन उतना ही कर पाएंगे, हम उत्पादन उतना ही कर पाएंगे, बल्कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर पाएंगे। तो अगर मजदूरों की संख्या बढ़ने के बजाय, मजदूरों की संख्या बढ़ने के बजाय या बढ़ाने के बजाय उनकी उत्पादन क्षमता को अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा। हम कहते हैं कि किसी को मछली बांटने से अच्छा है, किसी को मछली बांटने से अच्छा है, क्या अच्छा है, इससे क्या अच्छा हो सकता है? मछली पकड़ना सिखा दें तो ये ज्यादा उसके लिए बेहतर है। किसी को मुफ्त में पैसे देने से बेहतर है कि उसे कमाने का रास्ता बता। हालांकि कुछ लोग इसका उल्टा भी रखना चाहते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठा हुआ, तो एक आदमी ने कहा कि दिन भर बैठे रहते हो, क्या करते हो, कुछ करते क्यों? बोला क्या करते? मछलियां पकड़ो। नदी के किनारे बैठे ही रहते हो, मछलियां पकड़ो। बोला कि इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी।
बोला कि आमदनी बढ़ेगी, तो फिर उससे क्या, तो तुम नाव खरीद लो, अधिक मछलियां पकड़ने लगे। अभी तो बंसी से मछलियां पकड़ोगे और जब आमदनी होगी तो नाव खरीद लो। बोला उससे क्या हो, तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास बड़ी बड़ी जहाजें होंगी, बड़ी बड़ी जहाजें होंगी। बोला उससे क्या होगा, जब बड़ी बड़ी जहाजें होंगी तो तुम्हारे पास पैसे भी बहुत अधिक होंगे। बोला कि उससे क्या होगा, बोला कि तुम्हारी जिंदगी एकदम सुखमय हो जाएगी। बोला कि अभी कौन से दुख में है, अभी हम कौन से दुख में है, अभी भी तो सुख में ही है। तो जब उसी सुख के लिए हमको ये सब करने की जरूरत है तो क्या फायदा, वही सुख इतना कमाने इतना परिश्रम करने के बाद भी वही सुख मिलेगा जो सुख अभी हमें मिल रहा है। दिन भर बैठे हैं, उस समय भी नहीं होगा ना कि जब इतनी बड़ी जहाज जो है कि ये दुनिया भर की दौलत हो जाएगी तो हम बैठे रहेंगे और सब काम होता है। आज भी तो ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं, सब काम हो ही रहा है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। बल्कि मछली को बांटने के बजाय, मछली पकड़कर लोगों को एक एक मछली देने के बजाय मछली पकड़ना अगर उन्हें सिखा दें तो शायद ये अर्थव्यवस्था के लिए देख तब इसका क्या है, यहाँ से जब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर, जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है और जब ये आगे बढ़ता है तब यहां से ऐसे चलता है, यहां से ऐसे चलता है, फिर यहां से ऐसे भी आता है, यानी ये देता है तो ये भी इसको देता है, फिर यहां से ये ऐसे आता है, यहां से ये ऐसे आता है, यहां से ये भी इसको देता है, लेकिन जो इसका आउटपुट मिलता है ना वो यहां से नहीं निकलता है सिर्फ, वो यहां से चारों तरफ से निकलता है। ये चारों तरफ से निकलता है, ये एस्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, जबकि यहां से तो सिर्फ पैरेलल आता है, एक तरफ जाता है दूसरी तरफ आता है। यहां से जब आता है, जब यहां आता है, यहां भी उसी स्थिति में आता है, और जब यहां से आता है तब ये पूरी तरह स्कैटर्ड हो जाता है। अब इसमें बैंक, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इसी तरह के पर्यटन, ये इसी प्रकार का पूरा ये चारों तरफ फैल जाता है। जबकि उसके पहले इसका प्रोसेस क्या है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से आने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। अगर हम तीन बाल्टी को जोड़ दें, तीन अगर बकेट को अगर हम जोड़ देते हैं, तीन बकेट को अगर हम जोड़ देते हैं, इसके पाइप के जरिए यहां से यहां पानी जाता है, फिर पाइप के जरिए यहां से यहां पानी जाता है, लेकिन यहां अगर भरता है तो फिर क्या होगा, एक ही जगह से तो पानी नहीं गिरेगा, चारों तरफ से। यानी ये चारों तरफ विकास का जो ये आउटपुट है वो चारों तरफ फैलने लगता है, हर जगह फैलने। ये होती है तीसरी अवस्था। शायद हम उस अवस्था में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और नतीजा क्या होता है कि श्रमिकों का पर कैपिटा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एग्रीकल्चर में, लेबर बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि कृषि क्षेत्र में सहभागिता कम होने के बावजूद लोगों को अनाज की कमी नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आगे लिखते हैं समृद्धि और विकास में अंतर। समृद्धि और विकास में समृद्धि और
अंतर, इसमें पहला अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समृद्धि का संबंध, देखिए समृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। समृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से है, जबकि विकास का संबंध, जबकि विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय में, जबकि विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के दीर्घकालिक पहलुओं से। जबकि विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के दीर्घकालिक पहलुओं से, यानी ग्रोथ शॉर्ट टाइम से, डेवलपमेंट लॉन्ग टाइम से, यानी लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा, समृद्धि आर्थिक कार्यों के अंतिम उत्पाद पर फोकस करती है। समृद्धि आर्थिक उत्पाद, आर्थिक कार्यों के अंतिम उत्पाद पर फोकस करती है। अंतिम उत्पाद पर फोकस करती है। यानी समृद्धि का फोकस कहाँ होता है? इकोनॉमिक गतिविधि के अंतिम उत्पाद पर, यानी अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद कितना है, इसका फोकस इस पे होता है, यानी लास्ट प्रोडक्शन पर इसका फोकस जाता है। जबकि विकास का संबंध जबकि विकास का संबंध न केवल प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन करता है, जबकि विकास का संबंध न केवल प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन करता है, बल्कि साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी लाता है, बल्कि साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी लाता है। परिवर्तन भी, संरचनात्मक परिवर्तन भी लाता है। साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी लाना, यानी समृद्धि किस पर जोड़ देता है? क्वांटिटी पे जोड़ देता है। समृद्धि क्वांटिटी पे जोड़ देता है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर जोड़ देता है। अब तीसरा, समृद्धि प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। समृद्धि प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है, परंतु विकास समग्र पर निर्भर करता है। परंतु विकास समग्र यानी होल पर डिपेंड करता है। जैसे यानी इसका मतलब कि ग्रोथ जो होता है ना वो इंडिविजुअल अप्रोच होता है, जबकि डेवलपमेंट हॉलिस्टिक अप्रोच होता है, यानी सब क्षेत्र में विकास होना चाहिए। सब क्षेत्र में विकास, विकास का मतलब सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, जबकि समृद्धि सिर्फ मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। चौथा है, समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन का संकेत है। समृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन का
संकेत संकेत है। तो विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ, तो विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन का भी संकेतक है। तो विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन का भी संकेत। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें यह समझना है कि समृद्धि, किस प्रकार की समृद्धि से हमें बचना है, यानी किस प्रकार की समृद्धि से हमें बचना है। तो समृद्धि प्रक्रिया के 5 प्रकारों से हमेशा बचना चाहिए। समृद्धि प्रक्रिया के 5 प्रकारों से बचना चाहिए। बचना चाहिए। यानी कौन कौन सी समृद्धि है जिससे बचना चाहिए? पहला है रोजगार रहित समृद्धि। रोजगार रहित यानी जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ यानी उस ग्रोथ का क्या मतलब जिसमें जॉब क्रिएट नहीं। तो लिखिए यह अतिरिक्त रोजगार पैदा नहीं कर सकते। यह अतिरिक्त रोजगार पैदा नहीं कर सकते। या जो मौजूदा रोजगार है उसको भी कम करता है। और जो मौजूदा रोजगार है उसे भी कम करता है। जो मौजूदा रोजगार है उसे भी कम करता है। सपोज दैट कि रिटेल सेक्टर, अगर रिटेल सेक्टर में अगर देखें तो ग्रोसरी की दुकान जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, मॉल में भी ये सब कुछ मिलने लगा है। मॉल किसको कहते हैं? जरूरत की सभी सामान, सभी वस्तुएं एक छत के नीचे मौजूद, इसको हम मॉल कहा जाता है। मॉल का कॉन्सेप्ट, मॉल का भी एक डिफिनेशन है कि आपकी जरूरत की सभी वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध हों, जिसको हम मॉल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एक ही खिड़की पर आपको सब कुछ मिलता है। तो अगर मॉल का ही अगर बात करें, मॉल में ही सारे खाने पीने की वस्तुएं मिलने लगे, चावल दाल सब्जी सब कुछ मिलता। तो सोचिए कि इस क्षेत्र में जितने लोग लगे हुए हैं, क्या हर गली में मॉल खुल जाए तो क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? सबको रोजगार मिल जाएगा उस मॉल में? अब एक एक आलू के लिए एक एक आदमी तो नहीं रखे जाएंगे ना, दिखाने के लिए नहीं रखे जाएंगे। लेकिन इस मॉल के खुलने से जितने लोग बेरोजगार होंगे, सब्जी बेचने वाले बेरोजगार, छोटे छोटे गलियों में किराने की दुकान से जो अपनी जीविका चला रहे हैं वो ये बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन मॉल जब खुलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, शानदार दुकान, शीशे की दुकान, अंदर सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ कंप्यूटराइज, सब कुछ, आलू भी सजा कर रखा हुआ है। शायद लगता है आलू को इतना सजा कर रखेंगे तो उसके कार्बोहाइड्रेट थोड़ी पड़ जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो उतनी ही होगी रहेगी। तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कि लगता है कि विकास हुआ। क्या हुआ कि विकास हुआ, विकास दिख रहा है। लेकिन इससे क्या होगा कि सबको रोजगार मिल जाएगा, रोजगार चला तो जाएगा, रोजगार चला तो जाएगा, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिलेगा। इसको कौन सा ग्रोथ कहते हैं? जॉबलेस। यानी ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ग्रोथ से हमें बचने चाहिए। ऐसा ग्रोथ देश का भला नहीं कर सकता, तो ऐसे ग्रोथ से हमें बचना चाहिए। अब दूसरा ग्रोथ, निष्ठुर समृद्धि। दूसरा है निष्ठुर समृद्धि, यानी रूथलेस ग्रोथ। रूथलेस ग्रोथ यानी निष्ठुर समृद्धि। यह ऐसी समृद्धि प्रोफाइल है, यह ऐसा समृद्धि प्रोफाइल है यह ऐसा समृद्धि प्रोफाइल है जो प्रणाली में असमानता पैदा करता है। जो प्रणाली में असमानता पैदा करता है, यानी इनइक्वलिटी इससे क्रिएट होती है। अब अगर सारी शक्तियां अगर कुछ लोगों के हाथ में जाके सेंट्रलाइज हो जाए, तो गरीब 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 और गरीब होता चला जाएगा, और अमीर और अमीर होता चला जाएगा। तो भारत में इस प्रकार की प्रवृत्ति दिख रही है। और गरीब क्या होगा? गरीब होगा तो भिखमंगा होगा ना। गरीब होकर क्या बनेगा? भिखमंगा बनेगा। तो ये स्थिति निष्ठुर ग्रोथ कहलाती है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई दया नहीं, बहुत क्रूर ये ग्रोथ है जो हमारे सिस्टम में असमानता पैदा। तीसरा, भविष्य रहित भविष्यहीन समृद्धि। भविष्यहीन समृद्धि यानी फ्यूचरलेस। फ्यूचरलेस समृद्धि, इस समृद्धि से पर्यावरण ह्रास, इस समृद्धि से पर्यावरण ह्रास द्वारा गैर टिकाऊपन उत्पन्न होता है। गैर टिकाऊपन उत्पन्न होता है। अगर मान लें कि तेजी से विकास हो रहा है, इससे पर्यावरण तेजी से डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आपकी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, हमारी जरूरत तो पूरी हो जाएगी, यानी जो प्रेजेंट जनरेशन है इसकी तो जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? यानी ये जो डेवलपमेंट दिख रहा है ये टिकने वाला नहीं है, बहुत जल्दी ये धाराशायी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचरलेस ग्रोथ। और आज पूरी दुनिया में ये प्रवृत्ति दिख रही है। अपने जीवन को जितना बेहतर बना लो, अपने जीवन को जितना सुखमय बना लो, आने वाली
पीढ़ी को जीने के लिए चाहे जो संघर्ष करना पड़े, हम अपना जीवन सुखमय बना। तो ये किस प्रकार की ग्रोथ है? फ्यूचरलेस ग्रोथ, जिसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। यानी जो डेवलपमेंट हमें दिख रहा है ना, ये सस्टेन करने वाला नहीं है शायद इस जनरेशन के बाद। अब जैसे जिस प्रकार अपने जीवन को सुख सुविधा जंगल काटे जा रहे हैं, कितना ऑक्सीजन का अभाव हुआ दुनिया में, क्या हुआ भगवान जाने, भारत में ही इतना अधिक हुआ कि हम दुनिया की तरफ क्या देखें, सब लोगों ने देखा। और इस धरती पर ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? पेड़ पौधे, सबसे बड़ा पेड़ पौधे। और उसी का नतीजा हुआ कि लोग कमरे में भी गमला रखने लगे। देख रहे हैं यहाँ भी ऑक्सीजन मिले कुछ, इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन मिले। उन प्लांटों की डिमांड बढ़ गई जिससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में। तुलसी से अचानक लोगों को प्यार हो गया। तो तुलसी अंदर से भी मजबूत कर रहा है, बाहर से भी मजबूत कर रहा है। काढ़े में भी तुलसी का इस्तेमाल और ऑक्सीजन के लिए भी तुलसी का इस्तेमाल। यानी बैक टू द नेचर। ये कहां लौटने की प्रवृत्ति है? ये कहां लौटने की प्रवृत्ति? आपको पता है पूरी दुनिया में अब वेजिटेरियन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मांस खाने की आदत अब लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल डाइट नहीं है। ये हमारे लिए नेचुरल डाइट नहीं है। हमारे दांत भी वैसे नहीं बने हैं जिससे हम मांस खा सकें। जानवरों के बाघ के आज टाइगर डे, बाघों के दांत आप देखें ना कैसे होते हैं, क्योंकि वो मांस खाता है, कच्चा मांस खाता है। कच्चे मांस को फाड़ना होता है, उसके लिए उसके दांत भी वैसे बनाए। हमारे दांत वैसे नहीं, हमने मांस को पका ताकि आसानी से खा सके, लेकिन खाए। ये हमारा नेचुरल डाइट नहीं, ये अननेचुरल डाइट। इसका तो एक इफेक्ट होगा। और पूरी दुनिया में अब वेजिटेरियन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मूवमेंट चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप मांस खाना छोड़। तो हम कहां जा रहे हैं, कहां लौट रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि बैक टू द वेद। कहा था ना कि वेदों की ओर लौटो, उसी समाज की तरफ लौटो। रूसो ने भी कहा था, दार्शनिक था रूसो। रूसो ने भी कहा था कि बैक टू द नेचर। अगर प्रकृति से हम जितना अलग होंगे, प्रकृति से जितना हम दूर जाएंगे, इसी प्रकार की आपदा हमें झेलनी पड़ेगी। कि एक इनविजिबल, एक छोटे से वायरस ने जो दिखता नहीं, लोगों को तो घर में भी बंद किया ही, भगवान को अभी तक बंद किए हुए। सारे भगवान डर के छुपे हुए हैं, सारे हर मंदिर का दरवाजा बंद है। तो ये सोचिए कि हमारी तकनीक इतनी उन्नत, चांद तो क्या, हम शनि तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरती पर एक पैदा वैसा वायरस जो कि पूरी दुनिया को घर में रहने के लिए मजबूर। पति पत्नी पर संदेह करने लगा कहीं इसको कोरोना तो नहीं। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। और नतीजा है कि ये कहा है कि हम नेचर से जितना दूर जाएंगे उतनी ही ये समस्या बढ़ेगी। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए जिसका कोई फ्यूचरलेस ग्रोथ पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। अब चौथा लिखो, मौन समृद्धि। मौन समृद्धि यानी वॉइसलेस ग्रोथ। मौन समृद्धि यानी वॉइसलेस ग्रोथ। ऐसी समृद्धि से वंचित, सुविधा से वंचित वर्गों की, सुविधा से वंचित लोगों का सशक्तिकरण नहीं होता। सुविधा से वंचित लोगों की यानी अभावग्रस्त लोगों की, सुविधा से वंचित लोगों की सशक्तिकरण नहीं होता।
ये मौन है ना, कोई आवाज नहीं दिखाई, कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि इस ग्रोथ का कोई लाभ हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है। और विशेषकर उन वर्गों को जो कमजोर वर्ग हैं, ये कैसी वृद्धि, ये कैसा विकास जो कमजोर वर्गों को मजबूत बनाने में सक्षम नहीं है। तो ये कौन सा ग्रोथ है? वॉइसलेस ग्रोथ, यानी मौन समृद्धि। पांचवी समृद्धि मूल रहित समृद्धि। पांचवा मूल रहित समृद्धि, यानी रूटलेस ग्रोथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी समृद्धि जो आपको जड़ से ही अलग कर दे, वैसी समृद्धि, वैसा विकास जो आपको जड़ से ही अलग कर दे, यानी जो आपका बेस है उस बेस से ही अलग कर दे, आपको अपनी संस्कृति से दूर लेकर जाए, आपको अपनी सभ्यता से दूर लेकर जाए। तो ये ग्रोथ टिकाऊ है, ये ग्रोथ उचित है? बिल्कुल भी। तो इसी को कहते हैं मूल रहित समृद्धि। ऐसी समृद्धि, देखिए ऐसी समृद्धि से समाज की सांस्कृतिक जड़ें और परंपरागत जीवन शैली नष्ट हो जाती है। ऐसी समृद्धि से समाज की सांस्कृतिक जड़ें, ऐसी समृद्धि से समाज की सांस्कृतिक जड़ें और परंपरागत जीवन शैली नष्ट करती, परंपरागत जीवन शैली नष्ट करती। यानी ऐसा ग्रोथ, कहने का मतलब ऐसा ग्रोथ जो आपको आपकी जड़ से, आपके मूल से, आपकी परंपरागत जीवन शैली से, आपकी परंपरागत जीवन शैली से अगर वो आपको अलग करती है, तो ये मूल रहित ग्रोथ है, यानी रूटलेस ग्रोथ है। तो हमें इन 5 प्रकार के ग्रोथ से, समृद्धि से बचने की जरूरत है। पहली कौन सी समृद्धि है? जॉबलेस, यानी वैसा विकास, वैसा ग्रोथ जिस काम का जिसमें कोई जॉब ही ना हो। दूसरा है रूथलेस, यानी ये ऐसी समृद्धि जो नीचे की तरफ नहीं देखती हो, सिर्फ असमानता, इनइक्वालिटी पैदा करती हो। चौथा है फ्यूचरलेस, यानी तीसरा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं। चौथा है वॉइसलेस, यानी जिसका हमें स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता हो, और विशेषकर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसका अगर उत्थान नहीं हो पा रहा हो, तो फिर ऐसे ग्रोथ की क्या आवश्यकता है। और जो पांचवा है वो है रूटलेस, यानी ऐसी समृद्धि जो आपको परंपरागत जीवन शैली, आपके सांस्कृतिक जो कल्चरल वैल्यू है, आपका जो सोशल वैल्यू है, उससे ही दूर लेकर चली जाए। अगर हम पश्चिमी संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं तो ना पूर्वी संस्कृति को पूरी तरह छोड़ पाएंगे, ना पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह हम अडॉप्ट कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि हम मेडियोकर की स्थिति में होंगे, बीच की स्थिति में होंगे। तो ऐसा टिकाऊपन, ऐसी वृद्धि ठीक है, छोड़ देते हैं। बाकी आगे अगले नेक्स्ट क्लास में फिर वही कि अर्थव्यवस्था कितनी तरह की, यानी अर्थव्यवस्था यानी डेवलपमेंट के प्रति अप्रोच कैसा होता है, यानी सोशलिज्म अप्रोच, कैपिटलिज्म अप्रोच और मिक्स्ड अप्रोच। और इसके बाद जो आगे प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, यानी भारत जब आजाद हुआ तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई, क्यों अपनाई, उसका रिजल्ट।